अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हाइपोपिट्यूटरिज्म की एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स की। जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसको बेसिकली याद रखने के एज नेम सजेस्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द ट्रॉफिक हार्मोन्स एंड इट इज़ यूजली ड्यू टू द हाइपर फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड वो कब होती है? जब 75% ऑफ द पैरेन्काइमा जो है वो लॉस या एब्सेंट हो चुका हो, तो उसकी वजह से होती है। और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करते हैं विच लीड्स टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। सारे इन्होंने कॉजेज़ यहाँ पे दिए हैं। अगर सिर्फ कॉजेज़ के नाम भी याद रखिए तो इट इज़ मोर देन इनफ। इसमें जो मेन चीज़ है वो है शीहैन सिंड्रोम, जो कि मैं भी अलग से बता देता हूँ शीहैन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्यूमर्स एंड मैस लीजन्स वी नो के पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से भी हमने पढ़ा था कि अगर ये कहते हैं वो पैरेन्काइमा को अफेक्ट कर जाए तो इट कैन लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। कोई बिनाइन ट्यूमर विच हैज़ अराइज इन द सीला, या क्या कहते हैं कोई सिस्ट आ गई या कोई मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी आ गई, तो उसकी वजह से भी हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, क्योंकि अ मैस लीजन इन द सीला इट वुड कॉज डैमेज बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द एडजेसेंट नॉर्मल पिट्यूटरी सेल्स। कोई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई हो, सब एरेक्नोइड हेमरेज हो गया हो, सर्जरी या रेडिएशन की वजह से, कि लेट सपोज हम पिट्यूटरी एडिनोमा को ट्रीट करने गए, सर्जिकल एक्सिशन कराने गए, लेकिन जो नॉन एडिनोमेटस यानी जो नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड था उसकी भी सर्जिकल डिसेक्शन हो गई, या रेडिएशन के थ्रू जो नॉन एडिनोमेटस पिट्यूटरी था उसको रेडिएशन थेरेपी दे दी, तो इट कुड लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी विच इज़ क्या कहते हैं वेरी सिवियर कंडीशन एंड इट इज़ अ न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। उसमें भी हमने पढ़ा था क्या करते हो, सडनली पिट्यूटरी एडिनोमा के होते हुए कोई हेमरेज हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में, या कोई इन्फार्क्ट बन जाए, so that could also lead to hypopituitarism. There is an abrupt onset of excruciating headache, diplopia due to the pressure on the oculomotor nerves, and acute hypopituitarism, and in severe cases it can lead to cardiovascular collapse, loss of consciousness, and even sudden death. इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी, पहले अगेन कुछ और लेस कॉमन कॉजेज बता देता हूँ पिट्यूटरी नेक्रोसिस के लेस कॉमन कॉजेज और क्या क्या हैं। DIC, सिकल सेल एनीमिया, एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एनी ट्रोमेटिक इंजरी या शॉक। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ता हूँ विच इज़ शीहैन सिंड्रोम। शीहैन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम नेक्रोसिस। बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि ये इनलार्ज कर जाता है टू इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज। अब ये तो इलाज कर दिया, लेकिन होता क्या है, दिस फिजियोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ द ग्लैंड इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय एनी इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। एज अ रिजल्ट जब ब्लड सप्लाई कोई नहीं बढ़ती लेकिन ग्लैंड बढ़ गया, तो टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे एक हाइपोक्सिया रहता है। अब ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस कि ड्यूरिंग बर्थ देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ हेमरेज। तो हेमरेज की वजह से क्या होता है, या ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, या ड्यू टू एनी खुदा ना खास्ता एनी शॉक, होता है क्या है कि एक तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के स्टेट में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कम ब्लड सप्लाई मिल रही है, एंड अगर ड्यूरिंग बर्थ कोई हेमरेज हो गया, दैट वुड फर्दर लीड टू रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई। एंड एज अ रिजल्ट अगर तो फर्दर रिडक्शन हुई ब्लड सप्लाई में, तो उसकी वजह से क्या होगी कि उसकी वजह से यही होगा कि जो एंटीरियर लोब होगा उसका वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी, और उसकी भी आगे फिर काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन वो बन जाती है। सो दैट सिंड्रोम या दैट कंडीशन इट इज़ नोन एज अ शीहैन सिंड्रोम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दैट इज़ यूजली सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम आर्टीरियल ब्रांचेस, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई वो यूजली मेंटेन रहती है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है इट इज़ यूजली सप्लाइड थ्रू लो प्रेशर वीनस सिस्टम, तो उसमें ये होता है कि उसकी क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड सप्लाई वैसी कम होती है, और अगर कोई हेमरेज या शॉक की स्टेट आते हैं तो उसमें फर्दर डिक्रीज हो जाती है, जो कि क्या कहते हैं ड्यूरिंग बर्थ देखी जाती है, या ड्यूरिंग पोस्टमार्टम हेमरेज के केस में भी देखी जाती है। दैट वाई इट इज़ नोन एज अ शीहैन सिंड्रोम। और कौन कौन सी कॉजेज हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म की? देयर इज रेथकी क्लेफ्ट सिस्ट, एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। एम्प्टी सेलर सिंड्रोम बेसिकली वही है कि या तो अगर प्राइमरीली कोई सेला के लेवल पे डिफेक्ट आ जाए, लेट्स सपोज कि जो डायफ्रागमा सेला है उधर से एरेक्नोइड मैटर और CSF जो है वो हर्निएट कर जाए सेला टर्सिको के अंदर, विच वुड एक्सपेंड द सेला एंड कंप्रेस द पिट्यूटरी, जो कि यूजली ओबीस वुमेन या दोज फीमेल्स विद मल्टीपल प्रेगनेंसीज उनमें देखा जाता है। किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं? वही विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, एंडोक्राइन एनोमलीज लाइक हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। और सेकेंडरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम भी यही है कि पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ, मैस बन गया, सेला को इनलार्ज कर दिया, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कराया गया तो इट हैज़ लेड टू सम फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं लॉस, या सम लॉस ऑफ नॉर्मल पिट्यूटरी फंक्शन नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एम्प्टी सेलर सिंड्रोम भी अगर याद रखना इट इज़ मोर देन इनफ। हाइपोथैलेमिक लीजन्स वही है कि डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जब हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर नहीं होंगे तो हार्मोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर जब वो रिलीज नहीं हो पाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। या कोई हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक जगह पे कोई बिनाइन लीजन हो जाए, बिनाइन ट्यूमर हो जाए लाइक क्रेनियोफेरेंजियोमा,
या कोई ऐसा कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर कहीं और बॉडी से मेटास्टेसाइज करके वहाँ पे आ जाए, या अगेन कोई रेडिएशन हो ब्रेन को, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स एंड इन्फेक्शंस लाइक सार्कोइडोसिस एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, एंड लास्टली वेरी वेरी रेयर जेनेटिक डिफेक्ट्स की कोई कंजेनिटल डेफिशिएंसी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की लाइक PIT1 की, सो दैट वुड लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म ऑफ द स्पेशली ऑफ द फोर हार्मोन्स जो कि हमने पढ़े थे। PIT1 वॉज प्रेजेंट इन सोमेटोट्रोफ्स, मेमोसोमेटोट्रोफ्स, लैक्टोट्रोफ्स एंड योर थायरोट्रोफ्स। किस क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलती हैं? ऑब्वियसली अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज़ होगा तो चिल्ड्रन के में हमको ग्रोथ फेलियर मिलेगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मिलेगा। अगर गोनेडोट्रोपिन्स डिक्रीज हुए हुए तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी और एमेनोरिया कॉज कराएगा, वेरस मेल्स के केस में डिक्रीज लिबिडो, इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, मतलब वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हो नहीं पाएंगे। TSH और ACTH की डेफिशिएंसीज हो तो वो रिस्पेक्टिवली हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपोएड्रेनलिज्म कॉज कराएंगे। प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी हो तो ऑब्वियसली पोस्टपार्टम लैक्टेशन नहीं हो पाएगी। एंड ACTH की डेफिशिएंसी से ये भी देखा गया है कि देर इज़ अ चांस कि जो ACTH है वो POMC से डेवलप होता है, और अगर ACTH की डेफिशिएंसी हो रही है तो देर इज़ अ चांस कि POMC प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन की डेफिशिएंसी हो, अगर प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन की डेफिशिएंसी होगी तो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जब मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इट विल लीड टू पैलर, गोरा चिट्टा बंदा हो जाएगा, पैलर हो जाएगा उसमें। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स की हम बात करते हैं, सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। मेन चीज़ जो थी उसमें शीहैन सिंड्रोम याद रखना था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स भी ज़्यादातर वी नो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफिसिस, इट सिक्रेट्स टू हार्मोन्स ओनली, ADH एंड योर ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो ज़्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा ADH से रिलेटेड होते हैं। या तो ADH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है या ADH की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सकती है। अगर तो ADH की डेफिशिएंसी हो जाए दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडिस। इट कुड बी आइदर नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल। इस केस में क्या होता है, ADH का वी नो नॉर्मल फंक्शन इज टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। जब ADH डेफिशिएंसी होगी तो देर विल बी इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू रीअब्जॉर्ब वाटर प्रॉपर्ली फ्रॉम द यूरिन, एज ए रिजल्ट पॉलीयूरिया होगा। इट कुड बी ड्यू टू हेड ट्रॉमा, ट्यूमर्स, एनी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमस, एनी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, एंड रेयरली इट इज़ ड्यू टू सम जेनेटिक बेसिस लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन आ गई हो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की जीन में, या म्यूटेशन आ गई हो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन रिसेप्टर टाइप 2 जीन में। हमने पढ़ा दो तरह की होती है, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में बेसिकली ये होता है कि सेंट्रल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे ही मसला है कि ADH बन ही नहीं रहा। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, नेफ्रोजेनिक में ये होता है कि ADH बन रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉर्मल है, ADH नॉर्मल बन रहा है, लेकिन कोलेक्टिंग डक्ट्स के लेवल पे कोई मसला है जिसकी वजह से वो ADH को टेकअप नहीं कर पा रहा है, ADH अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर नहीं पा रहा। दोनों केसेस में क्या हमको सिम्टम्स मिलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन विद लोअर देन नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलेलिटीज आर इंक्रीज, थर्स्ट पॉलीडिप्सिया। उन्होंने बताया है कि कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि बेड रिडन हो या फॉर एनी रीज़न वो वाटर सप्लाई नॉर्मली मेंटेन ना कर पा रहा हो, उसको अगर डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाए तो इट कुड लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन। अब अगर ये थी डेफिशिएंसी ऑफ ADH एंड अगर ज़्यादा सेक्रीशन हो जाए ADH की, that syndrome is known as SIADH syndrome of inappropriate ADH के ADH excess, it causes over absorption of the free water which results in hyponatremia. Where does this excess ADH occurs? It could be due to ectopic ADH by malignant neoplasm जो कि हमने पहले neoplastic syndrome में पढ़े थे, small cell carcinoma of the lung, या कोई ऐसे ड्रग्स हों जिन्होंने ADH की सिक्रीशन बढ़ा दी हो, या कोई इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से ADH की सिक्रीशन बढ़ गई हो। इट लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया, सेरेब्रल एडीमा एंड न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन। लेकिन याद रखना है टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज कर रहा होगा पर ब्लड वॉल्यूम जो होगी वो नॉर्मल रहेगी, तो एज ए रिजल्ट पेरिफेरल एडिमा नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स। आई होप ये समझ में आ गए एंड थैंक यू।